नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे बंगाल के चुनाव में अमित शाह के उस ऐलान की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो ऐलान पूरे चुनाव की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उसको इस तरह से और ज्यादा मजबूत बना देगा कि बीजेपी ममता का किला भेद पाएगी और ममता बनर्जी उसी ऐलान के साथ टेंशन में है। ये ऐलान अमित शाह ने किया था शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान। उन्होंने कहा था कि अगले 15 दिन वो बंगाल में रहने वाले हैं और अमित शाह अगर 15 दिन बंगाल में रहते हैं तो किस तरह से वो अपने एक एक बूथ को, कार्यकर्ताओं को, और अमित शाह अपने बूथ मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और पश्चिम बंगाल में कहा भी यही जाता है कि भाई सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके पोलिंग सेंटर तक लेके आना, क्योंकि रक्त रंजित हिंसा की राजनीति का इतिहास जो है वो पश्चिम बंगाल का रहा है। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है। और अमित शाह अगर 15 दिन बंगाल के दौरे पर रहते हैं, बंगाल के अंदर रहते हैं, तो आप सोचिए कि किस तरह से वो अपने बूथ को मैनेज करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज करेंगे। और दीदी इसी से टेंशन उनकी बढ़ी हुई है। तो इसके मायने हम समझेंगे। हालांकि दीदी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि भाई नतीजों के बाद भी आप 15 दिन तक रहिएगा, और बहुत कुछ वो बोली हैं। लेकिन क्या वाकई में अमित शाह का ये जो 15 दिन बंगाल में रहने का ऐलान है, ये बंगाल के चुनाव को एक नया ट्विस्ट दे सकता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जी इस वक्त मौजूद हैं। समीर जी, ठीक है, ऐलान तो बहुत सारे होते हैं चुनाव में, और ऐसा नहीं है कि अमित शाह का 15 दिन बंगाल में रहना जरूरी है। वो जाहिर सी बात है, तैयारी आज से नहीं, पिछले एक दशक से भी ज्यादा के वक्त से बंगाल जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो ऐसे में ये जो ऐलान है उनका, वो कार्यकर्ताओं के लिए बूथ लेवल पर, संगठनात्मक तौर पर क्या कुछ मैसेज दे रहा है? और वाकई में क्या अमित शाह अगर 15 दिन बंगाल में रहते हैं तो चुनाव वो पलट सकते हैं? निश्चित से पिनाज, अगर 15 दिन का हमेशा जिक्र करते हैं तो सिर्फ एक डेडलाइन नहीं कि इसे 15 दिन में रहूंगा। 15 दिन के पीछे बहुत बड़ा मैसेज अमित शाह देना चाहते हैं। अमित शाह ये बताना चाहते हैं कि 15 दिन रहकर ममता बनर्जी के जो 15 साल का शासन है उसको समाप्त करना, उस सरकार को उखाड़ फेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मैं पूरी तैयारी से बंगाल में रहने का प्लान कर चुका। और अमित शाह ये संदेश देना चाहते हैं बंगाल की जनता को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कैडर को, कार्यकर्ताओं को, स्वयं के सेवकों को, कि मैं 15 दिन अगर बंगाल में एक गृहमंत्री के रूप में हूँ, पार्टी का इतना बड़ा लीडर, उसके बाद में अगर 15 दिन बंगाल में कैंप करने के लिए का निर्णय ले रहा हूं, तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, या चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि मैं 15 दिन यहां रहकर चुनाव को मॉनिटर करूंगा और पार्टी के नेताओं से लगातार रणनीति बनाने के लिए काम करूंगा। मुझे लगता है उन्होंने संदेश बहुत साफ ममता बनर्जी को भी दिया है कि 15 साल के आपके शासन का अंत करने के लिए 15 दिन में बंगाल के अंदर कैंप करूंगा, कार्यकर्ताओं को, कैडर को एनालाइज करूंगा, बूथ मैनेजमेंट देखूंगा, चुनाव प्रचार अभियान देखूंगा, केंद्रीय योजनाओं को किस तरह जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री ने संदेश दिया उसको ले जाने की कोशिश करूंगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो वोटर है, जो 2021 में डर गए थे ममता बनर्जी के कारण वोटिंग करने नहीं निकलते, उनको संदेश है कि बंगाल में मैं बैठा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप वोट फ्रीली कीजिए इस बार। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी की है, मुझे लगता है कि 15 दिन अमित शाह के, ममता बनर्जी के 15 साल पर भारी पड़ने वाले हैं। सर, कहा जाता है कि अमित शाह जो हैं वो बूथ मैनेजमेंट उसके माहिर खिलाड़ी हैं, और कोई भी चुनाव अगर आपको जीतना है तो आपको बूथ मैनेज करना होगा। वो पन्ना प्रमुख से लेकर हर शख्स को जानते हैं, समझते हैं, उसके साथ लिंक में रहते हैं। उनकी जो पूरी चुनावी रणनीति होती है वही बीजेपी के लिए दरअसल जीत का मंत्र भी साबित होती है। जो नैरेटिव, मैसेजिंग, कैंपेन वो अलग होती है। निश्चित रूप से, और अमित शाह जी इसमें बहुत एक्सपर्ट रहे, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरीके से गुजरात में उन्होंने संगठन देखा, उसके बाद जब 2014 में उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुनाव प्रभारी बनाया गया था महासचिव के रूप में, तो 2014 के पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से देखा, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो चमत्कारिक प्रदर्शन किया था 2014 के चुनाव में, उसके बाद से अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन मजबूत हुआ, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और उसको को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के सभी जहां बूथ कमजोर थे या बूथ नहीं था, वहां बूथ कार्यकर्ताओं को तैयार करना अमित शाह ने जो रणनीति तय की थी, मुझे लग रहा है बंगाल में जब पिछले चुनाव अगर आप देखेंगे 2021 में, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं था। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पहली बार हो रहा बंगाल में कि जो 94,000 बूथ अगर बंगाल में है तो हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, और अमित शाह लगातार बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करते रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने 6 महीने पहले बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में बात की थी, मेरा बूथ सबसे मजबूत का संदेश दिया था। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम किया है, संघ ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम किया है, बूथ मैनेजमेंट पर जिस तरीके से काम किया है, पन्ना प्रमुखों को जिस तरीके से काम किया है, शहरों को छोड़कर जो गाँव के छोटे छोटे एरिया है वहां पर जिस तरीके
तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर को किया। जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता नहीं मिलता था, आज उस गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ मिलता है, छोटे छोटे कार्यालय मिल गए पंचायत के स्तर पर। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों के अंदर बंगाल के हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर मोहल्ले में अपनी पैठ बना ली है। और चुनाव के पहले 90,000 से ज्यादा मोहल्ला बैठ के कर लेना, यह भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ताकत को बंगाल के अंदर बता रहा है। और यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में जो 9% का वोट बैंक का फर्क है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वो तोड़ने की स्थिति में आ गई है। क्योंकि अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे तो 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 5% के वोट के अंतर से आ रही थी और 75 सीटें 10% के वोट से अंतर से आ रही थी। तो सिर्फ 5 से 7% का वोट भारतीय जनता पार्टी को ममता से शिफ्ट करवाना है। भारतीय जनता पार्टी वो कर लेगी तो 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और अमित शाह वही कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से 3 से 77 जिस तरह से पार्टी ने एक लंबी जिसे कहते हैं एक जर्नी तय की है, उसमें भी पार्टी को अपने लिए बहुत सारी होप नजर आई थी। ठीक है, अपनी गलतियों से उन्होंने करेक्टिव मेजर जो है लिए हैं और उसे दुरुस्त भी किया। जिस तरह से कोई बाहरी बनाम बांग्ला, इस बार वो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे हैं। तो बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स भी यहाँ पर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर लिए हैं। और अमित शाह अगर हम कहें सर, तो ये चुनाव जो है उनके लिए भी बहुत बड़ा साख का सवाल है। निश्चित रूप से बंगाल को जिस तरीके से अमित शाह जी लगातार देख रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से सुनील बंसल को वहां प्रभारी बनाकर भेजा संगठन का, धर्मेंद्र प्रधान को वहां जिम्मेदारी है, भूपेन्द्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा और लगातार वो हर वीकली वहां से मॉनिटर करते रहे, अपडेट लेते रहे, बूथ का लेते रहे, विधायक कौन होंगे, टीएमसी की कौन सी कमजोरी का हम उठा सकते हैं, कहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होना है। तो देखिए, अमित शाह ने जब रणनीति बनाई तो अमित शाह जी ने कहा था कि 2016 के चुनाव में 75-76 लेफ्ट और कांग्रेस से मिलकर जीती थी। भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी और ममता बनर्जी ने बाकी सीटें जीती थी। जब 2021 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सीधे 77 सीटें जीत गई, लेफ्ट और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो अमित शाह ने बैठक में इस बात का जिक्र किया था कि भाई लेफ्ट और कांग्रेस का जो वोटर है वो ममता बनर्जी के पास जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के पास आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम देखकर, और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास लौटा है। तो हमने एक बड़ा काम अचीव कर लिया है, अब हमें ममता बनर्जी का वोटर तोड़ना है। कांग्रेस और लेफ्ट का वोटर हमारे पास आ गया, अब हमें ममता बनर्जी का वोटर तोड़ना है। तो मुझे लग रहा है कि अब वो ममता बनर्जी का वोटर तोड़ने के स्टेज पर पहुंच गए और अगर 5 से 7% तोड़ेंगे तो सरकार बनाने के स्टेज पर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उसी पर काम कर रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां संगठन का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी आज खुद कुछ बिहार में रैली करने वाले हैं। राजवंशी समुदाय का बड़ा वहां पर प्रभाव है और राजवंशी समुदाय से आने वाले अनंत महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा हुआ है। तो अब शुरुआत हो गई, प्रधानमंत्री आज प्रचार करेंगे, अमित शाह संगठन वहां देख रहे हैं, तो मोदी जी का प्रचार, अमित शाह का संगठन और संघ का काम, ये तीनों मिलकर मुझे लगता है कि इस बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की, लोगों के बीच जाने की कोशिश की, एक विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिश की, 3 सीटों पर कामयाबी मिली लेकिन वोट परसेंटेज अच्छा रहा। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट बैंक था उसे अपनी तरफ कर लिया, यानी कि पश्चिम बंगाल में बता दिया कि अब विकल्प जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट नहीं बल्कि बीजेपी है। तो दूसरे चुनाव में वो एक विकल्प के तौर पर उभरी कि टीएमसी बनाम बीजेपी है और अब जो ये चुनाव है वो सीधे सीधे टीएमसी बनाम बीजेपी हो रहा है। तो यहां पर अब बीजेपी, जैसे कि समीर जी कह रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज में डिफरेंस है 9% का लगभग, उसी को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन ये वोट बैंक कहां से टूटेगा? मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की बात आ रही है क्योंकि बीजेपी का अपना वोट बैंक इंटैक्ट है हिंदुत्व वोटर के नाम पर, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है अगर उसमें सेंधमारी लगती है, यानी कि कांग्रेस लेफ्ट की तरफ, ओवैसी, हुमायूं कबीर की तरफ अगर वो वोट छिटकता है तो 2-3% अगर वहां से भी निकलता है और प्लस अगर हिंदू वोट बैंक में बीजेपी अगर सेंधमारी जो है भद्रलोक का वोट अगर तोड़ पाने में कामयाब होती है तो फिर सीधे सीधे जो गणित सर समझा रहे थे कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में जो डिफरेंस है टीएमसी और बीजेपी के बीच में 9 से 10% वोटर का, वो उसे 5 भी ले आती है सर, तो सत्ता हासिल हो जाएगी, यानी कि बेसिकली मोटे मोटे 5% वोट आपको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर आप 2021 का देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम एमएलए था, एक को टिकट दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस बार हिंदू वोटर्स की तरफ है और मुझे लगता है कि जो बंगाली भद्र लोग हैं और जो बंगाल को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरीके से फोकस किया है और यही भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो हुमायूं कबीर में बटे, ओबीसी में बटे, कांग्रेस लेफ्ट में भी वहां पर उम्मीदवार था उनके बीच बटे, ममता बनर्जी में बटे। हमें उस वोट की चिंता नहीं, हमारा पूरा फोकस हिंदुत्व का जो वहां पर जो वोट है 60% का, हमें उसके ऊपर फोकस करना। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है और इस बार ममता बनर्जी के साथ भले ही मुसलमान का वोट इंटैक्ट रहे,
हिंदू का वोट तो ममता बनर्जी से टूट रहा है। ठीक है, हिंदू का वोट टूट रहा है, क्या उसका कारण क्या है? बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो कारण है, या बीजेपी जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी जो है ममता बनर्जी की 15 साल की, उसको भुनाने की जो कोशिश कर रही है, वो एक बड़ा कारण बन सकता है? समीर जी, ग्रेटर कोलकाता रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर हमेशा बीजेपी ने स्ट्रगल ही किया है अभी तक। बाकी जगह अपना खाता अच्छा खोला, कोलकाता की तो 11 की 11 सीटें जो है टीएमसी ले जाती है। तो वो जो एलीट क्लास है, पढ़ा लिखा तबका है, हिंदू है वो वहां पे बहुल, लेकिन बावजूद उसके, जिसमें भवानीपुर भी उसी रीजन में आता है, लेकिन फिर भी यहां पर जिसे कहते हैं ना, इसका कोड क्रैक करने में बीजेपी अभी भी पिछले चुनाव तक कामयाब नहीं हुई है। तो इस बार क्या स्ट्रैटेजी होगी कि ये कोड क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल, 2021 का जब चुनाव परिणाम आया था तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से अमित शाह ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई यह एक बड़ा एलिट क्लास है और यहाँ हम इतने कमजोर, क्योंकि 11 की 11 सीटें ममता बनर्जी जीत गई प्रधानमंत्री मोदी की अपील होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का इतना काम करने के बाद। तो पिछले 5 साल में अमित शाह जी ने कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता के एरिया में जिस तरीके से जबरदस्ती से काम किया है और डोर टू डोर जिस तरीके से 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना नॉक किया लोगों को और समझाने की कोशिश की है कि भाई बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना क्यों जरूरी है। मुझे लगता है कि जो बंगाली अपर भद्र लोग हैं, जो बंगाली भद्र लोग के वोटर्स हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट करके वहां पर जिस तरीके से आइडेंटिफाइड किया और उनसे संपर्क किया है, उसका असर दिखेगा। और उन लोगों को भी लग रहा है कि भाई वहां पर कांग्रेस की सरकार 1947 से लेकर 1977 तक रही, 1977 से लेकर 2011 तक लेफ्ट की सरकार रही और 2011 से लेकर 2026 तक ममता बनर्जी की सरकार है। इस दौरान जिस तरीके से भद्र लोग, मुझे लग रहा है कि घुसपैठियों को लेकर चिंतित रहे और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि भाई घुसपैठियों के लिए, जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए, जो आपकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उसके लिए ममता बनर्जी इतना सपोर्ट में क्यों आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल का भद्र लोग भी इस बात को समझ रहा है कि यह जो चुनाव है यह इस बार बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि भाई हमने कांग्रेस को 30 साल दिए, लेफ्ट को 32 साल दिए, ममता को 15 साल दिए, अब कम से कम 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी को दे। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा वर्ग है, जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है और मुझे लग रहा है वही ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा डेंट लगाने की स्थिति में है। समीर जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से पिछली बार कहा जा रहा था कि ये चुनाव जो है एक लीडरशिप जो होता है, एक नेचुरल लीडर, एक पश्चिम बंगाल का अपना लीडर जो है, वो दीदी वो लीडर हैं और ज़मीन से उभरी हुई लीडर हैं, एक फाइटर हैं, बंगाल की बेटी हैं। तो माँ माटी मानुष और बंगाल की बेटी का जो फैक्टर है वो ममता की इमेज के साथ, कि भाई साफ सुथरी छवि वाली इमेज है, तो ममता से नाराज़गी नहीं थी, सरकार के मंत्रियों से, वो तमाम लोगों से नाराज़गी, सिस्टम से तमाम थी, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन ममता की तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उसने पूरा खेला होबे जो था वो लास्ट मिनट में बदल दिया था। ममता की तरफ सिंपैथी वेव, तमाम उनका जो बंगाली कार्ड खेलना था। इस बार क्या आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं पार्टी, सरकार, मंत्री, सिस्टम के अलहदा दीदी के चेहरे से भी है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के प्रति जो भरोसा था कि भाई बहुत ईमानदार है, ठीक है, ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उनके भतीजे अभिषेक के ऊपर ईडी ने चार्जशीट दायर की, जिससे कि उनके पैसे को लेकर, कलकत्ता के मेयर को लेकर जो उनका अफराद हकीम है उसके करप्शन को लेकर, ममता बनर्जी के तमाम मंत्री जिस तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व रहे और जिससे शिक्षा भर्ती घोटाला जो हुआ था, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी मंत्री की, तो मुझे लग रहा है कि अब जनता इस बात को समझ रही है कि करप्शन बहुत लेवल पर रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के तुष्टीकरण की कोशिश की गई है, मुसलमानों जिस तरीके से वहाँ पर संसाधनों पर, सरकारी ठेकों पर, तमाम चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश की है, और जो बंगाल का भद्र लोग है, बंगाल का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अपने आप को वहाँ से जिस तरीके से एक आइसोलेटेड फील करता है, सोतेला व्यवहार फील करता है, बंगाल के जितने बड़े पोर्ट है सब पर जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने कब्जा करके रखा है, तो अब बंगाल में लग रहा है कि अगर बंगाल में ममता रहेगी तो सिर्फ मुसलमानों का राज आएगा, हिंदुओं को वहां कुछ नहीं मिलेगा। अब बंगाल का जो भद्र लोग है इस चीज को महसूस कर रहा है। ममता के ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, ममता बनर्जी के ऊपर घुसपैठियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं, ममता बनर्जी इस बात के आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी ने लगातार हिंदुओं की जो समस्या उसको अनदेखा करने की कोशिश की। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश करती रही कि जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ममता बनर्जी सीए और एनआरसी का विरोध करती रही। तो तमाम ऐसी चीजों का ममता बनर्जी ने विरोध किया। घुसपैठियों के लिए जब
केंद्र सरकार कहती है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी ना हो, उसके लिए हमें आप जमीन दीजिए, ममता बनर्जी जमीन उपलब्ध कराने से मना कर देती है, हाई कोर्ट को उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो बंगाल की जनता इस बात को देख रही है और अब ममता बनर्जी की जो छवि 2011 में थी, 2016 प्रोग्रेसिव में लीडर नहीं है, वो फाइटर है, लेकिन प्रोग्रेसिव कहीं ना कहीं वो एक जो डेवलपमेंट वाला फैक्टर है वो कम हो गया। और जो ये था कि ममता के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई लोकल लीडर नहीं है, तो अब तो शुभेंदु अधिकारी आ गए ना, 5 साल विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया और ममता के खिलाफ भवानीपुर से वो अगर चुनौती दे रहे हैं तो संदेश साफ है कि ममता के सामने हम भावी मुख्यमंत्री को खड़ा कर रहे हैं। अब ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी का चुनाव है, ममता बनाम मोदी नहीं है, ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी का चुनाव है। तो अब जनता तय करेगी कि किसको सत्ता देना है। अब लोकल लीडर भी भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पर है। चलिए, तो अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी का कैरिज्मेटिक फैक्टर, उनकी क्रेडिबिलिटी और बीजेपी ने जिस तरह से संगठन के तौर पर यहां पर लगातार, जिसे कहे ना, चुनाव हारने के बाद भी लगातार जो काम किया है, और दीदी की 15 साल की इनकम्बेंसी वाकई में पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या कुछ बड़ा फेरबदल कर देगी, क्या खेला होगा, क्या बीजेपी का वो सपना जो वो इतने दशकों से देख रही है कि बंगाल की सत्ता की कुर्सी उसके हाथ में आए, वो इस बार उसे मिलती हुई नजर आ रही है। इस पर हमारा ये एनालिसिस आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव है भाई, और चुनाव हर दिन, हर नए बयान, हर नई राजनीतिक घटनाक्रम के साथ एक नया मोड़ ले लेता है। और अभी पहले फेज की वोटिंग होने में वक्त बाकी है और हर बदलते वक्त के साथ राजनीतिक पारा यूं ही चढ़ता उतरता रहेगा। समीर जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए हमारे इस शो में बस इतना ही।